नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 48,46,427 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 37,80,107 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 79,722 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना से ज्यादा असुरक्षित लोगों को इमरजेंसी में वैक्सीन देने पर हो रहा है विचार। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार विचार कर रही है कि जो लोग कोरोना से सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में कोरोना वैक्सीन दे दी जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को संडे संवाद कार्यक्रम में ये बयान दिया है। संवाद के दौरान संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि जिन लोगों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें आपात समय में वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सरकार विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर सरकार में इसकी सहमति बनती है तो ऐसे लोग जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, खासकर स्वास्थ्य कर्मी, ज्यादा रिस्क वाली जगहों पर काम करने वाले लोग, वरिष्ठ नागरिक या फिर ऐसे लोग जिनमें इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें इमरजेंसी में वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सामान्य तौर पर वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में 6 से 9 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर सरकार में सहमति बनी तो वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए ये समय सीमा को कम करने का फैसला हो सकता है। हालांकि आपात समय में इस्तेमाल की अनुमति वैक्सीन के लिए सभी सुरक्षा पहलुओं को देखने के बाद ही दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ममता का ऐलान, ब्राह्मण पुजारियों को हर माह 1,000 रुपए और मुफ्त आवास देगी सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के गरीब ब्राह्मण पुजारियों को प्रति महीने 1,000 रुपए और मुफ्त आवास उपलब्ध करवाएगी। ब्राह्मणों के लिए ये ऐलान उस घोषणा के 8 महीने के बाद हुआ है जिसमें ममता सरकार ने प्रदेश के इमामों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि सनातन धर्म के हमारे ब्राह्मण पुजारी जो मंदिरों में पूजा पाठ कराते हैं, उन्हें वर्षों से कोई सहायता नहीं मिली है। इनमें एक धड़ा वास्तव में काफी गरीब है और उन्होंने पूर्व में उनसे अपील की थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ममता बनर्जी ने प्रदेश सचिवालय में इसका ऐलान भी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास ऐसे 8,000 लोगों की लिस्ट है। बंगला आवास योजना के तहत हम ऐसे लोगों के मकान निर्माण में भी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले महीने दुर्गा पूजा पर ब्राह्मणों के लिए ये सुविधा सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसे किसी दूसरे रूप में न देखा जाए, हम हर धर्म के लोगों की मदद करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने ये भी साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के इमामों को आर्थिक सहायता दी थी, क्योंकि समाज में उनका भी बड़ा रोल है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, रेलवे लाइन से सटे हुए 48,000 झुग्गी वालों को मिलेगा पक्का घर। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले झुग्गी वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं रेलवे लाइन और पटरियों के आसपास रहने वाले दिल्ली के 48,000 झुग्गी वालों को पक्का घर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन झुग्गियों को तोड़ना है। सभी को अपनी झुग्गी के 5 किलोमीटर के दायरे में मकान दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ स्थित झुग्गियों को सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक नहीं हटाया जाएगा। इस बारे में बताया गया है कि रेलवे, दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से इसका फैसला किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर सफर करने के ये होंगे नए नियम, केंद्र की गाइडलाइन जारी, जाने क्या हुए बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक बाइक के दोनों तरफ ड्राइवर की सीट के पीछे हैंडल होल्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे वाहन के पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों ओर फुटरेज को भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से कम आधा भाग सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। इससे वाहन के पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में फंसने का खतरा खासा कम होगा। परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कंटेनर की लंबाई 550 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और ऊंचाई 500 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेनर को पिछली सवारी की जगह पर लगाया जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है, जो जल्दी ही पूरे देश में लागू होगी। पहले चरण में इस योजना को 6 राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों, अगर आप भी
बाइक चलाते हैं तो इन नए नियमों का भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म की नई शर्त। IPL का लाइव मैच देखने के लिए अब आपको लेना होगा साल भर का सब्सक्रिप्शन। मंथली प्लान वाले मैच नहीं देख पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट IPL 2020 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, फैंस की बेसब्री भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे IPL को इस बार फैंस स्टेडियम में जाकर नहीं देख पाएंगे। कोरोना के कारण इस बार मैच भारत से बाहर UAE में हो रहा है, इसलिए इस बार दर्शक टीवी और OTT प्लेटफॉर्म के जरिए ही IPL का लाइव मैच देख पाएंगे। आपको बता दें कि IPL 2020 का सीधा प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। ऐसे में इस मौके को भुनाने के लिए OTT प्लेटफॉर्म कंपनियां अलग अलग तरह के पैंतरे अपना रही है। दोस्तों आपको बता दें कि डिज्नी और हॉटस्टार पर IPL के मैच लाइव देखे जा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने इसके लिए एक शर्त जोड़ दी है। डिज्नी हॉटस्टार ने कहा है कि IPL के मैच उसके केवल वही ग्राहक देख पाएंगे जिन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। यानी कि जिन यूजर्स के पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन होगा, वे IPL नहीं देख पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक डिज्नी हॉटस्टार VIP 399 रुपए में 12 महीने के लिए और डिज्नी हॉटस्टार प्रीमियम 1499 रुपए में 12 महीने योजना के पुराने और नए ग्राहक ही IPL का प्रसारण देख सकेंगे। कंपनी ने कहा है कि उसने डिज्नी हॉटस्टार VIP योजना का सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक लोगों की आसानी के लिए टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल से समझौता किया है। इसके लिए जियो 401 रुपए के प्लान में दे रहा है, जबकि एयरटेल की बात करें तो एयरटेल 448 रुपए के प्लान में ये दे रहा है। दोस्तों अगर आप भी IPL का मजा OTT प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं तो आप जियो या फिर एयरटेल के जरिए भी ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 7 नए रूट पर बुलेट ट्रेन की मोदी सरकार की है तैयारी, 10 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली वाराणसी और दिल्ली अहमदाबाद सहित 7 नए रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना पर काम अब शुरू कर दिया है। इसके लिए कुल करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच भी इस बारे में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार दिल्ली वाराणसी 865 किलोमीटर, मुंबई नागपुर 753 किलोमीटर, दिल्ली अहमदाबाद 886 किलोमीटर, चेन्नई मैसूर 453 किलोमीटर, दिल्ली अमृतसर 459 किलोमीटर, मुंबई हैदराबाद 711 किलोमीटर और वाराणसी हावड़ा 760 किलोमीटर रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। और संभावना ये है कि इसको लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने के आदेश भी सरकार ने दे दिए हैं। इन पर कुल करीबन 10 लाख करोड़ रुपए निवेश होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस खबर के मुताबिक बनारस को 2 बुलेट ट्रेन मिल सकती है। गौरतलब है कि हाल में मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि कोरोना संकट की वजह से मुंबई अहमदाबाद की देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पूरा होने में देरी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की आवाज में उपलब्ध होगा अलेक्सा, अमेजन के साथ पार्टनरशिप। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने अमेजन के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत भारत में पहली बार अलेक्सा सेलिब्रिटी वॉइस में उपलब्ध होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेजन इंडिया के मुताबिक कस्टमर भारत में अमिताभ बच्चन की आवाज एलेक्सा में पा सकेंगे। इसके लिए अमिताभ बच्चन वॉइस एक्सपीरियंस खरीदना होगा। हालांकि ये फीचर अगले साल से उपलब्ध होगा। अमेजन इंडिया ने कहा कि अमेजन एलेक्सा की टीम अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर काम करेगी ताकि उनकी वॉइस को एलेक्सा के लिए बेहतर तरीके से कैप्चर किया जा सके। अमिताभ बच्चन की वॉइस में एलेक्सा के पॉपुलर वॉइस कमांड मिलेंगे, जैसे कि जोक्स, वेदर, शायरी, मोटिवेशनल कोट्स और एडवाइस अमिताभ बच्चन की वॉइस में उपलब्ध होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एलेक्सा वॉइस एक्सपीरियंस के लिए इस पार्टनरशिप पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं इसे लेकर उत्साहित हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वॉइस टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा बनाया जाएगा जिससे बेहतर तरीके से वो अपने ऑडियंस और वेल विशर्स के साथ एंगेज कर पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे के ड्रग माफिया के साथ रिश्ते, कंगना रनौत का नया वार। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जो शिवसेना पार्टी के खिलाफ खुलकर अपने विचार रख रही हैं। कंगना ने अब एक नया ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कंगना ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बेसिक समस्या ये है कि मैंने आखिर क्यों मूवी माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट को एक्सपोज किया, जिसके साथ उनका बेटा आदित्य ठाकरे घूमता फिरता था। ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और अब वे मुझे फिक्स करना चाहते हैं। ओके, आप कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन किसको फिक्स करता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल लॉन्च कर सकता है 4G स्मार्टफोन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल जल्द ही भारतीय मार्केट में सस्ते 4G स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। जियो को टक्कर देने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जियो कम कीमत वाले 4G हैंडसेट लाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरटेल जल्द ही भारत में स्मार्टफोन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगा। चूंकि रिलायंस जियो का प्लान है कि सस्ते 4G हैंडसेट और बंडल डेटा का प्लान के साथ भारतीय 2G मार्केट पर कब्जा कर लिया जाए।
इसके जरिए रिलायंस जियो के पास गूगल की पार्टनरशिप भी है, जो कंपनी को एंट्री लेवल 4G स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड देगा। ऐसे में एयरटेल के पास एक तरह का दबाव भी है कि वो 2G यूजर्स को जियो के पास जाने से रोक सके। टेलीकॉम टॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल भारत में लॉक्ड और अनलॉक्ड दोनों तरह के स्मार्टफोन की बिक्री कर सकता है। लॉक्ड स्मार्टफोन यानी कि इसमें सिर्फ आप एयरटेल का ही सिम चला सकेंगे और इसमें एयरटेल के कस्टमाइज सस्ते प्लान होंगे। अनलॉक स्मार्टफोन में आप किसी भी कंपनी का सिम लगा सकेंगे। बताया जा रहा है कि एयरटेल फिलहाल दोनों ऑप्शन पर काम कर रहा है और भारतीय स्मार्टफोन पार्टनर के साथ मिलकर एंट्री लेवल 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि छोटे किसानों के लिए गुड न्यूज, अब 50 हेक्टेयर पर तय होगा फसल बीमा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में छोटे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा दिलाने के मकसद से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब राज्य में बीमा के लिए फसल क्षेत्र की शर्त को कम करके 100 हेक्टेयर के स्थान पर 50 हेक्टेयर किया जा रहा है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फसल क्षेत्र की शर्त 100 हेक्टेयर के स्थान पर 50 हेक्टेयर करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में क्षेत्र में ये बदलाव वन ग्रामों के किसानों के साथ अन्य छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादा बारिश और अन्य वजहों से हुए नुकसान के बावजूद फसल बीमा योजना के मौजूदा नियमों की वजह से यहाँ चयनित फसल का रकबा 100 हेक्टेयर से कम है। वे बीमा योजना में शामिल नहीं हो पाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद सबसे कमजोर किसानों को ज्यादा लाभ दिलाना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बाइटडांस कंपनी ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बेचेगी टिकटॉक ऐप। दोस्तों आपको बता दें कि टिकटॉक की ओनर कंपनी बाइटडांस ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की बिक्री की खबर से इनकार कर दिया है। बाइटडांस ने साफ किया कि कंपनी फिलहाल अपने अमेरिकी ऑपरेशन को अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल को नहीं बेचने जा रही है। चीन के स्टेट रन टीवी चैनल CGTN की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट है कि बाइटडांस ने चीन को खुश करने के लिए ओरेकल के साथ अपनी डील को रद्द कर दिया है। दरअसल बाइटडांस को उम्मीद है कि शायद कंपनी पर अमेरिका में लगा प्रतिबंध हट सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार के खिलाफ टिकटॉक बैन करने को लेकर बाइटडांस की तरफ से कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। हालांकि डील रद्द होने से पहले बाइटडांस लंबे वक्त से अमेरिकी ऑपरेशन की बिक्री के लिए ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ संपर्क में थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की बिक्री की डील पूरी होने की खबर आई थी। टिकटॉक बिक्री की डील में टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल मुख्य पार्टनर के तौर पर सामने आई थी और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की इस डील से छुट्टी होने की खबर थी। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही टिकटॉक की खरीदारी की डील से बाहर होने के बारे में सूचना दी थी। हालांकि अब चीन की तरफ से ऐसी कोई भी डील नहीं होने की सूचना दी गई है, लेकिन अभी भी बाइटडांस और टिकटॉक की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पैन कार्ड अगर खो गया है या खराब हो गया है तो मिल जाएगा दोबारा। पहले जान लीजिए तरीका और इसकी शर्तें। दोस्तों आपको बता दें कि स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन एक अनिवार्य दस्तावेज है जो किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी है, जैसे बैंक खाता खोलना, निवेश करना, लेन देन करना आदि। यदि पैन कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है तो कार्ड को एक बार फिर से रीप्रिंट कराया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कार्ड की डिटेल में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो रीप्रिंट संभव है। इस सुविधा का लाभ पैन कार्ड धारक उठा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट फॉर्म को पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि आदि जैसे डिटेल के साथ भरना होगा। आवेदक को कार्ड के रीप्रिंट के लिए आधार डिटेल का उपयोग करने की भी सहमति देनी होगी। फॉर्म जमा करने के लिए कैप्चा ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। यहाँ आपको बता दें कि कार्ड के रीप्रिंट में अपने पते पर कार्ड को भेजने का शुल्क भारत में 50 रुपए होगा और भारत से बाहर इसे 959 रुपए में भेजा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि आरजेडी नेता का सनसनीखेज दावा, एम्स से रघुवंश बाबू द्वारा लिखा गया कथित पत्र झूठा। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू के द्वारा लिखी गई चिट्ठी झूठी है। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर हो तो वो पत्र कैसे लिख सकता है। आपको बता दें कि 10 सितंबर को रघुवंश प्रसाद ने एम्स के एक सफेद कागज पर मात्र चंद शब्दों में अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव को भेज दिया था। हालांकि लालू यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। अब रघुवंश प्रसाद सिंह के पत्र को ही आरजेडी ने झूठ करार दे दिया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया पत्र झूठा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाश पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि भारत से पंगा लेकर शी जिनपिंग ने अपना भविष्य खतरे में डाला, अमेरिकी पत्रिका का दावा। अमेरिका की जानी मानी मैगजीन द वीक के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में चीन की सेना को घुसपैठ कराने की योजना को हरी झंडी देकर अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया है। द वीक ने शी जिनपिंग को भारत में चीनी घुसपैठ का शिल्पकार बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक चीन की सेना की ये साजिश बुरी तरह से फेल रही और भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
चीन को भारत की ओर से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें कि द वीक के स्तंभकार गार्डन जी चांग ने कहा कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को जोरदार शिकस्त दी है और अब जरूरत इस बात की है कि भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले कदम पर नजर रखे, क्योंकि इस घटना से शी जिनपिंग की बौखलाहट और बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब ड्रैगन ने आलापा शांति करार कहा कि चीन का दुश्मन नहीं है भारत। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर पिछले कई महीनों से तनाव जारी है। चीन की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश आग में घी डालने का काम भी कर रही है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। वहीं चीन की तरफ से दोनों देशों के बीच शांति बहाली की बात कही जा रही है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बीजिंग ने नई दिल्ली को लेकर अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। गौरतलब है कि इस अखबार ने कई दफा भारत के साथ युद्ध करने की बात को भी दोहराया था। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि हम भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखते हैं। भारत को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हम भारत से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसने कहा कि पुरानी स्थिति बहाल होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। दोनों देशों को एक दूसरे से मुलाकात करते रहना होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि शिंजे अबे के बाद अब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे योशिहिदे सुगा। पार्टी ने चुना है नेता। दोस्तों आपको बता दें कि जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने योशिहिदे सुगा को नया पार्टी का प्रमुख चुन लिया है। इसके साथ ही अब उनका जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना भी तय माना जा रहा है। सुगा शिंजे अबे का स्थान लेंगे। अबे ने पिछले महीने ही स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। सुगा को प्रधानमंत्री शिंजो अबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव में 377 वोट मिले। अन्य दो दावेदारों को संयुक्त रूप से 157 वोट मिले। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। वहीं तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। वहीं केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के पूर्वी हिस्सों, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों तथा उत्तराखंड में भी एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां बरकरार रहने की संभावना है। दक्षिणी कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, विदर्भ, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बारिश के आसार नहीं हैं। उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों और इससे सटे हुए गुजरात के तटों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम के पास से दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ बन गई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर